पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, या फिर भूवैज्ञानिक समयमान, या फिर भूवैज्ञानिक समय सारणी। इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखें जो पृथ्वी के जो काल रहे हैं या कल्प रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है प्री पेलियोजोइक। प्री पेलियोजोइक जो कल्प आता है, महाकल्प आता है। तो वैसे हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, तो वो भी एक प्रकार का महाकल्प है बिग बैंग, जिसमें कि 13.7 अरब वर्ष पहले की बात होती है। वो इतना पुराना है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उसमें कल बातें की थी। और उसका जो महाप्रयोग सर्न जो जेनेवा में स्थित है, तो वो हुआ था, वहां पर संपन्न हुआ था। तो महाकल्प जो रहा है बिग बैंग, तो वो लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है। फिर इसके बाद में सुपरनोवा महाकल्प आता है। सुपरनोवा महाकल्प में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो है घटना उसको समझाई जाती है। फिर उसके बाद तारों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में से हम जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है उसको शुरू करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी, फिर उसके बाद में सुपरनोवा, उसके बाद में तारों की उत्पत्ति, और उसके बाद अब आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आद्य महाकल्प, जिसे प्री पेलियोजोइक भी कहा जाता है। अब ये दो भागों में बटा है, एक तो आर्कियन और एक प्रीकेम्ब्रियन। प्रीकेम्ब्रियन और आर्कियन। तो जो आर्कियन है वो कल्प है और प्रीकेम्ब्रियन भी कल्प है। तो महाकल्प कल्पों में बटा हुआ है। महाकल्प, उसके बाद में युग आते हैं, और उसके बाद में कल्प। तो महाकेम्ब्रिय जो आर्कियन है, आर्कियन और प्रीकेम्ब्रियन, तो ये दोनों कल्प हैं। ठीक है। अब प्री कैम्ब्रियन जो आर्कियन है उसको समझते हैं। तो आर्कियन में ये है कि भाई शेलों में जो उनकी चट्टाने जो थी उसमें जीवाश्मों का अभाव था, उसमें जीवाश्म नहीं थे, और इसको प्राक जैविक काल भी बोलते हैं। प्राक जैविक काल, आर्कियन काल को प्राक जैविक काल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म का अभाव था। अब इसके बाद में आता है प्री कैम्ब्रियन काल। तो भारत में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, या जो अरावली पहाड़ी की जो चट्टानें हैं, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, उसको प्री कैम्ब्रियन काल का माना गया है कि ये इतनी पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन काल की है अरावली की और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इसके बाद कठोर जो स्थलखंड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो गोंडवाना और एक साइबेरियन और बाल्टिक्स, इनमें भी ये जो चट्टानें थी वो डिवाइड हो गई थी। बाद में चट्टानों का मतलब एक तरीके से रूपांतरण हुआ था। तो जो पेंजिया महाद्वीप बना था, जो पेंजिया बना था, वो साइबेरियन, गोंडवाना और बाल्टिक में कन्वर्ट हो गया था, और कैनेडियन में विभाजित हो गया था। इसके बाद में पेलियोजोइक जो आता है, और एक इसमें ये भी ध्यान रखना कि जो प्री पेलियोजोइक है या आद्य महाकल्प है, इसको, इसमें जो जानवर जो मतलब जीव जो हुए थे, जो जीव हुए थे वो रीढ़ की हड्डी के बिना के जीव थे, मतलब कि इन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। इसके बाद में पेलियोजोइक महाकल्प आता है। पेलियोजोइक महाकल्प जो होता है, या फिर पेलियोजोइक महाकल्प में जो होता है ये प्री पेलियोजोइक के बाद आता है। तो इसका समय मतलब आज के समय से बड़ा नज़दीक है। इसके इस समय पर क्या हुआ था, इस समय पर जो कशेरुकी जंतु थे उनका प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब कशेरुकी जंतु मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी विकसित हो चुकी थी उन जंतुओं के। तो पेलियोजोइक का महाकल्प की पहचान ये है कि उस समय जीवों में रीढ़ की हड्डी विकसित हो चुकी थी। इसके बाद में आता है, मतलब इसी का जो कल्प है वो है कैम्ब्रियन काल और ऑर्डोविसिनियस काल। कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविसिनियस काल, सिल्यूरियन काल और डेवोनियन काल, फिर एक कार्बोनिफेरस काल और पर्मियन काल। ये 6 काल इसमें पेलियोजोइक में पूछे जाते हैं। तो पेलियोजोइक महाकल्प में एक तो पहले पढ़ेंगे कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल में यह है कि जो समुद्री अवसादों की जो अवसादी चट्टानें हैं उससे कैम्ब्रियन काल
का समय निश्चित होता है, मतलब तब के जो जीवों के अवशेष हैं वो मिलते हैं। अवसादी चट्टानों का इस समय पर जन्म हुआ था। और फिर उसके बाद विंध्याचल की पर्वत श्रेणी वो इसी समय की है, कैम्ब्रियन काल की है, इस समय इसका जन्म हुआ। और सारगेसो सागर की जो घास है वो भी कैम्ब्रियन काल की है। और फिर ऑर्डोविसिनियस काल में, तो इसमें और ये इसके बाद का काल है। ऑर्डोविसिनियस काल में यह है कि भाई जो मेरुदंड के जीव थे उसका विकास हुआ, कोरडाटा जिसे हम कहते हैं। तो मेरुदंडी जीवों का विकास हुआ, और वो मेरुदंडी जीव मेनली जो थे वो मछली के थे ऑर्डोविसिनियस काल में। तो मछलियों मतलब मछलियों में भी अब मेरुदंड का विकास होने लगा सिल्यूरियन काल में। सिल्यूरियन काल में हम ये देखते हैं कि भाई जो जंतु थे वो फेफड़ों वाले जंतु होने लगे, मतलब अब जंतुओं में फेफड़े पाए जाने लगे। और इसके बाद में मछलियों का भी मतलब अच्छा खासा विकास हो गया था। तो ये सिल्यूरियन काल इसे कहा जाता है। और इसके बाद डेवोनियन काल, तो डेवोनियन काल में मछलियां मतलब अब बहुत बड़े स्तर पर पाई जाने लगी, मछलियों की बहुलता हो गई। और कशेरुकी प्राणी भी अच्छे खासे होने लगे। उभयचर प्राणी प्राणी मतलब जो उड़ भी सकते हैं या फिर जो तैर भी सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से उभयचर प्राणियों की भी का विकास हुआ। फिर और बाद में चलें तो कार्बोनिफेरस काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो कार्बोनिफेरस काल में जो हम पढ़ेंगे तो इस काल में ये होता है कि टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी थी उसमें काफी वृद्धि हुई, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा और आर्द्रता की भी वृद्धि हुई थी। और जो बारिश थी या वर्षा थी वो बहुत बड़े स्तर पर होने लगी, वर्षा बहुत अधिक हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो स्थल था मतलब भूभाग जो था वो दलदल दलदल में बदल गया, मतलब भूमि जो थी वो दलदली हो गई। फिर इसी समय पर यह हुआ कि जो पेड़ पौधे थे या जो वन थे वो जलमग्न हो गए और वो नीचे दबने लगे। और जब जलमग्न हो गए तो बार बार जो पेड़ पौधों की ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया होने लगी और उसमें प्रेशर बहुत तगड़ा हुआ, तीव्र दबाव उसमें उत्पन्न हुआ। फिर अब यही जो वन जो थे उसमें जो जलमग्न हो गए थे और उसमें एक तरीके का जो ये पूरी प्रोसेस हुई थी ऊपर नीचे जाने की, तो और जो तीव्र जो मतलब हाई प्रेशर जो उसमें क्रिएट हुआ, तो इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण यही जो पूरा पार्ट था ये कोयले में बदल गया, कोयले की परतों में बदलने लगा, मतलब कोयले का निर्माण होने लगा। तो कार्बोनिफेरस काल को हम कोल युग भी बोलते हैं या फिर कोल एज भी बोलते हैं। तो इस काल में कोयला बहुत बड़े स्तर पर बना। और इस काल में जो था वृक्षों का दबने की भी प्रक्रिया बहुत हुई थी, यही बताया था मैंने। तो फिर इन्हीं वनों के जब जब यही वन जब दबने लगे पृथ्वी में, तो फिर गोंडवाना जो क्रम है उसकी चट्टानों का मतलब निर्माण हुआ। तो यही गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी कोयले के लिए जानी जाती हैं। तो कोयले के जो निक्षेप हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आज भी मिलते हैं। फिर उसके बाद में उभयचरों का विकास हुआ जिसकी शुरुआत इससे पहले हो चुकी थी। तो उभयचरों का अच्छा खासा विकास हुआ। तो उभयचरों का जो अधिक विकास हुआ वो इसी कार्बोनिफेरस युग में हुआ। तो इसको एज ऑफ एम्फीबियस भी बोला जाता है, उभयचरों का युग भी बोला जाता है। और बड़े वृक्षों का काल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बड़े वृक्ष भी इस काल में हुए। और सरीसृपों का युग भी कहा जाता है, मतलब रेप्टाइल रेप्टाइल जो थे वो उनकी मतलब उनका युग नहीं, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रेप्टाइल जीवों की उत्पत्ति इसी कार्बोनिफेरस में हुई थी। तो कार्बोनिफेरस का जो टाइम रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो 36 करोड़ वर्ष से लेकर 28 करोड़ वर्ष तक का ये काल रहा है। तो 36 करोड़ से लेकर आते आते लेटेस्ट के 28 करोड़ वर्ष तक इसका काल रहा है। फिर उसके बाद पर्मियन काल जो था वो 28 करोड़ के बाद आता है, 28 करोड़ से 24 करोड़ तक। तो इसमें कहा जाता है कि भाई इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर एक हलचल हुई। तो हलचल जब हुई तो इसमें भ्रंशों का निर्माण हुआ। तो भ्रंशों का निर्माण जब होने लगा तो उसमें एक ब्लैक फॉरेस्ट नाम का और वासजेज पर्वत का जो था निर्माण हुआ। भ्रंशोत पर्वत जिसे हम कहते हैं आज भी, उनका निर्माण हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है उसका निर्माण हुआ। और
यहाँ पर जो समुद्र और स्थल पर वनस्पति और जंतुओं का विकास बहुत तेजी से हुआ। मतलब अब अभी तक क्या हो रहा था कि जंतुओं जीवों का विकास हो रहा था, पर अब पर्मियन में तो बहुत तेजी से विकास होने लगा। कोणधारी वन पाए जाने लगे इसी समय पर। अपलेशियन पर्वत भी इसी समय पर हुआ। तो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि भाई जीवों की जो विकास प्रक्रिया थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और जो बड़े बड़े पर्वत हैं जो हम इम्पोर्टेंट जो पढ़ते हैं यूरोप में खास करके, तो ब्लैक फॉरेस्ट, वाशजेज और एक आपका अपलेशियन पर्वत, ये इनका इसी काल में विकास हुआ। मीसोजोइक महाकल्प इसके बाद में पूछा जाता है। मीसोजोइक महाकल्प, तो मीसोजोइक महाकल्प भी दो पार्ट में बटा हुआ है, तो ट्रियासिक और एक जूरासिक। ट्रियासिक और जूरासिक, तो मीसोजोइक महाकल्प को तीन पार्ट में डिवाइड किया है मेनली। पहला तो ट्रियासिक, जूरासिक और क्रिटेशियस। तो ट्रियासिक जो हम पढ़ते हैं, तो ट्रियासिक में होता क्या है, इसको भी एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं, रेंगने वाले जीवों का काल इसको भी कहा जाता है। क्योंकि इस समय पर जो सरीसृप हैं या फिर जो रेंगने वाले जो जीव हैं उनका विकास अच्छा खासा हुआ था। तो उड़ने वाले सरीसृप भी इस समय देखे जाते हैं। उड़ने वाले सरीसृप और अंडे देने वाले सरीसृप, ये इस समय पर अच्छे खासा इनका विकास हुआ। गोंडवाना लैंड का विभाजन भी इसी काल में हुआ था। गोंडवाना लैंड का विभाजन जब हुआ, तो ये फिर इसी काल में नहीं रहा, फिर वो जुरासिक काल तक चलता रहा। तो बाद में भी मतलब उसका जो क्रम था वो जारी रहा था। तो ट्रियासिक के साथ साथ जुरासिक में भी हम गोंडवाना के जो विभाजन है तो उसको देखते हैं। फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, और फिर उसके बाद ये आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब भूखंड भी निर्मित होने लगे। तो ये जो पूरा जो दक्षिणी गोलार्ध था उसके जितना भी मतलब स्थल भाग है वो सब निर्मित हुआ इस ट्रियासिक काल में। जुरासिक काल में हम, अच्छा जुरासिक काल का तो काफी फेमस है, इसको हम पढ़ते भी हैं। इसको जूरा पर्वत के नाम से, फ्रांस का जो जूरा पर्वत है उसके नाम पर इसका नाम रखा है जुरासिक काल। इस समय पर जो ऐसे जो पेड़ पौधे जिसमें पुष्प थे तो उनका विकास अच्छा खासा हुआ। खैर इनका विकास हुआ। फिर उसके बाद में डायनासोर जो था, डायनासोर भी एक प्रकार का सरीसृप है, रेप्टाइल जानवर है, तो उसका विकास था यहाँ पर। जुरासिक पार्क मूवी आपने देखी होगी। फिर इसके बाद में जो मार्सुपियल जो था, मतलब कंगारू, एक प्रकार का कंगारू, तो स्तनधारी स्तनपाइयों की भी उत्पत्ति हुई यहाँ पर, कंगारू भी देखने को मिले। एक आता है सरीसृप जो ऐसा पक्षी था, मतलब पहला पक्षी था सरीसृप का, आर आर्कियोप्टेरिक्स। तो इसकी उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। फिर इसके बाद क्रिटेशियस काल में हम देखते हैं, तो क्रिटेशियस काल में जो अब मैंने बताया था इससे पहले कि हलचल की प्रक्रिया बहुत तेज हुई थी पृथ्वी में, भूगर्भ में। तो इस समय भी और तेजी से होने लगी हलचल की प्रक्रिया। तो जब हलचल की प्रक्रिया हुई तो रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत मतलब इस समय पर निर्मित हुए। पनामा कटक जो हम पढ़ते हैं, पनामा रिज, उसकी उत्पत्ति भी इसी समय पर हुई थी। एक भारत का जो दक्षिणी पठारी भाग था, जो मतलब हम पढ़ते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण भी हुआ और लावा के जमाव से ये पूरी प्रक्रिया चलती रही, तो इसका भी यहाँ पर रोल था। क्रिटेशियस काल में ये भी हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। एक तो रॉकी, एंडीज और यूरोप महाद्वीप की कई मतलब पर्वत श्रेणियां छोटी बड़ी, और उसके बाद में भारत का दक्षिणी पठारी भाग, तो इसका भी, अब दक्षिणी भाग का जो निर्माण हुआ था वो मेनली लावा से हुआ था। दक्कन का भाग जो हम बोलते हैं, लावा से हुआ था, और ये पूरा ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ था। ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प भी तीन भाग, पांच भाग में बांटा जाता है। तो इसमें पेलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और प्लायोसीन है। सीनोजोइक महाकल्प में पेलियोसीन जो युग है उसको हम देखते हैं। पेलियोसीन युग में लेरामाइड हलचल बहुत फेमस है, ये पूछा भी जा सकता है लेरामाइड हलचल क्या है। तो ये सीनोजोइक महाकल्प के पेलियोसीन युग में हुई थी। अब इसमें हुआ क्या, तो रॉकी पर्वतमाला का इसमें निर्माण हुआ था इस समय पर,
और जो आज के समय के जो घोड़े हम देखते हैं वो घोड़े भी इसी समय पर देखे गए, पेलियोसिन युग में। इयोसीन युग में इसके बाद चलते हैं, इयोसीन युग में भी तो यही हुआ कि भाई इस समय पर स्थलखंड का भी बड़े पैमाने पर स्थलखंड का निर्माण होने लगा। तो वो जो स्थलखंड का निर्माण हुआ था वो लावा से हुआ था, लावा का उद्गार हुआ और फिर उससे होने लगा। और फिर अब इस समय पर जो फलदार पेड़ थे वो भी हुए, पौधे, कई प्रकार के अनाज की कई प्रजातियां विकसित होने लगी। और जो आज हम जो बड़ा हिमालय पढ़ते हैं, बृहद हिमालय, तो उसका भी निर्माण, जो कि भारत के सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, उसका निर्माण इस समय प्रारंभ हो चुका था। मतलब निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, ये भी इस समय पर इनका विकास शुरू हो गया था। इसके बाद में ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन युग में अल्पाइन पर्वत का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओलिगोसीन युग में इस समय पर जो आपका ओलिगोसीन युग में अल्पाइन पर्वत का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर बंदरों का अस्तित्व भी देखा जाने लगा। तो उसी से बाद में जो आज के जो मानव है उनका विकास हुआ। तो एक तरीके से पूर्वज ही कह सकते हैं मानव के, कि बंदर मानव के पूर्वज थे। फिर इसके बाद में मायोसीन युग आता है। तो मायोसीन युग में जो लघु हिमालय हम पढ़ते हैं, लघु हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि बृहद हिमालय के दक्षिण में है। और इस समय पर वही व्हेल, बंदर, इन्हीं का विकास हुआ। शार्क मछली का इस समय पर सबसे ज्यादा विकास हुआ। और पेंगुइन भी जो हम पढ़ते हैं, पेंगुइन का विकास सबसे ज्यादा हुआ। प्लियोसीन युग इसके बाद में आता है, प्लियोसीन युग। तो इसमें ब्लैक सागर का निर्माण हुआ है। ये अच्छा, यही इसी समय पर मानवों की उत्पत्ति मानी जाती है। प्लियोसीन युग में मानव की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। शार्क मछली का विनाश इसी समय पर हुआ था, जबकि शार्क मछली का जो विकास था वो इससे पहले मायोसीन युग में हुआ था, पर बाद में जाके प्लियोसीन युग में इसका विनाश होने लगा। तो प्लियोसीन युग में एक तो ब्लैक सागर इंपॉर्टेंट है, मानव की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है, मानव की उत्पत्ति बहुत ज्यादा है। और इस काल का जो समय है, समय सीमा, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। प्लियोसीन युग जो था 50 लाख से लेके 20 लाख तक का मतलब वर्ष रहा है। 50 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व तक का समय रहा है। फिर इसके बाद में नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प में प्लिस्टोसिन और होलोसिन जो कल्प है वो पूछे जाते हैं। प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आपका उत्तरी अमेरिका था और उत्तरी अफ्रीका, और इसके बाद जो यूरोप है, आर्कटिक भाग है, अंटार्कटिका की जो बर्फ की चादर है, वो सब इसी युग की घटनाएं हैं। और अच्छा, इस युग को हिमयुग का भी कहा जाता है, मतलब हिमयुग वाला युग भी कहता है, मतलब बर्फों का युग भी कहा जाता है प्लिस्टोसिन युग को। क्योंकि इस समय पर यूरोप, आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ की जो चादरें थी, बहुत मोटी चादर विकसित हुई। और इस समय पर जो मानव थे वो होमोसेपियंस प्रकार के मानव होने लगे। जो आज हम देखते हैं होमोसेपियंस मानव को काल इस समय पर होने लगा। होमोसेपियंस को मेधावी मानव भी बोलते हैं, होमोसेपियंस को। ठीक है। और इस समय पर जैसा मैंने बताया कि हिमयुग का काल था ये, तो हिमाच्छादन बहुत तेजी से हुआ। फिर वनस्पतियों और जंतुओं के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो बर्फ थी उसका प्रभाव इन पर भी पड़ा। और बड़े स्तर पर इसी के कारण फिर जंतु विलुप्त होने लगे। और इसी समय पर शरीर पर बालों का विकास हुआ, जो मानव के शरीर थे उन पर बालों का विकास होने लगा। और पक्षियों के रूप में भी हम देखते हैं तो काफी विकास हुआ। और फिर इसके बाद में हिम चादर जो था, वो हिम चादर जो मैंने बताया था हिमाच्छादन के कारण उसका भी बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ। तो स्वीडन, फिनलैंड, रूस और ये मतलब इन क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर बर्फों का आच्छादन होने लगा। और मानव का जो विकास था वो अफ्रीका से यूरोप और एशिया तक पहुंच गया। तो मानव की उत्पत्ति एक तरीके से प्लियोसीन युग में हुई थी, उस समय पर शुरू हुई थी। फिर नियोजोइक महाकल्प में जाके होमोसेपियंस का जो युग था वो कहा जाने लगा।
और इसी युग में हम देखते हैं कि जो मानव था वो अफ्रीका से यूरोप और एशिया तक पहुंच गया। फिर उसके बाद में होलोसीन युग जो था, होलोसीन जो नियो जो एक महाकल्प का दूसरा युग है, इसको भी मानव युग की संज्ञा प्रदान करी है। तो मानव युग होलोसीन युग को कहा है। अच्छा, इस समय पर हुआ क्या? मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में अच्छे खासे संबंध स्थापित हो गए। तो होलोसीन युग इसलिए जाना जाता है क्योंकि अब देखो आपकी पशुपालन और कृषि की शुरुआत भी इसी समय पर होने लगी। एक तो पशुपालन, कृषि की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद में ये जो अफ्रीका वाला जो पार्ट था, वहाँ पर मरुस्थलों का अच्छा खासा निर्माण हुआ। मध्य एशिया वाले भाग में मरुस्थल अच्छे बनने लगे। तो होलोसीन युग जो था वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधुनिक मानव जो था उसका जन्म हुआ। तो ये पूरे जो थे, ये भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पूरे उसके महाकल्प थे। उसका जो युग का विस्तार हुआ, फिर कल्प बने, फिर उसमें जो पूरे जो उनकी आयु रही है वो हमने पढ़ी, और जीवन की जो घटनाएं हैं इम्पोर्टेंट वो सब हमने देखी। तो सबसे पहले तो हमने देखा आद्य महाकल्प, फिर प्री पेलियोजोइक, फिर पेलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक, फिर नियोजोइक। इसी के साथ साथ हम देखें जो कल्प है, तो कल्प की जो जो विकास क्रम है वो ऐसे वार्कियन, फिर प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविसिनियस, फिर सिल्यूरियन, डोगोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये सब हुआ। और इसी को जीवन की जो घटनाएं हैं, इसी को हम अगर एक ओवरऑल देखें तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो सर्व में महाप्रयोग मैंने बताया था। अब इसके बाद में सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य की उत्पत्ति होने के बाद में क्या हुआ? महाद्वीप महासागरों का निर्माण होने लगा। मैंने बताया था महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की जो थी वो अच्छी प्रचुरता मिली। फिर उसके बाद आद्य महाकल्प में मैंने बताया कि शैलो मतलब जो चट्टानें थी उसमें जीवाश्मों की कमी थी, जीवाश्म काफी कम थे। फिर इसके बाद प्री पेलियोजोइक में सागरों में यह हुआ कि वे जो जीव थे वो बिना रीढ़ के थे, उनमें रीढ़ नहीं थी। इसके बाद में पेलियोजोइक में हमने देखा कि कई सारे जो थे प्री पेलियोजोइक में कई सारे समुद्री जीव यहाँ इस समय पर थे। और उसके बाद पोलियोजोइक में विंध्याचल पर्वत का विकास हुआ। फिर जो मछलियों का भी निर्माण हुआ इस समय पर, फिर मछलियों का अच्छा खासा बाद में धीरे धीरे विकास होने लगा। और उसके बाद में जल और स्थल पर रहने वाले जीव का भी विकास हुआ। फिर रेंगने वाले जो रेप्टाइल जंतु थे उनका विकास हुआ। रीढ़ की हड्डी वाले जो जंतु थे उनका विकास हुआ। और इसके बाद में स्तनियों का, स्तनधारियों का भी विकास हुआ। मीसोजोइक में हमने देखा कि भाई डायनासोर जो युग था, मतलब एक तो ट्रियासिक और जूरासिक पड़ा था, तो जूरासिक में डायनासोर युग का विकास हुआ। गोंडवाना लैंड का विभाजन भी हुआ। फिर उसके बाद में डायनासोर विलुप्त होने लगे। जैसे इसी के अंदर क्रिटेशियस युग जब आया तो डायनासोर विलुप्त होने लगे। और क्रिटेशियस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। सीनोजोइक में फिर जो चूहे थे या फिर छोटे स्तनधारी थे उनका विकास हुआ। खरगोश, गेंडा, सुअर, और फिर मनुष्य से मिलते जुलते जंतु का भी विकास इस समय पर हुआ। शार्क मछली का विकास, वृक्षों का इस समय पर विकास हुआ। फिर और उसके बाद में बर्फों का और आदि मानवों का विकास हुआ। और उसके बाद तो फिर आधुनिक मानव का जन्म हुआ, या फिर कृषि पशुपालन का भी जन्म इसी समय पर हुआ। कृषि पशुपालन भी इसी समय पर देखने को मिलते हैं। एक मोटे तौर पर आप देखना कि पेलियोजोइक युग में तो पूरा जो पृथ्वी का जो भाग था, एक तो जो स्थल खंड था वो पेंजिया था, लेकिन जो जल वाला भाग था वो आपका पेंथालासा था। तो पेंथालासा और पेंजिया वाले भाग में ही बटा हुआ था। और फिर मीसोजोइक में जाके ये इनमें विभाजन जब हुआ तो जो उत्तरी भाग था वो लारेंशिया कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। लारेंशिया, या फिर इसे एक और नाम लिखा है अंगारा लैंड, लारेंशिया या अंगारा लैंड। और
साउथ में गोंडवाना लैंड उस स्थलखंड को कहा जाने लगा। और जो बीच में जो हिमालय के में हम पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत के नज़दीक टेथिस सागर का निर्माण हुआ था, तो मीसोजोइक के समय पर ही हुआ था, महाकल्प में ही हुआ था। फिर उसके बाद में जो सीनोजोइक है, सीनोजोइक में हमने इसी ये जो लॉरेंशिया है ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है कई स्थलखंडों में। तो एक तो उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, यूरेशिया प्लेट जो बनी वो इसी समय पर बनी। फिर इसके बाद में एक गोंडवाना से फिर दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट और अफ्रीका वाला पार्ट, मेडागास्कर भारत वाला पार्ट, ये सब इस समय पर हुआ। और इस समय पर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वाली प्लेट भी इस समय पर बनी। और उसके बाद तो फिर जो आज की जो स्थिति है वो देखने को मिली सीनोजोइक के बाद में। तो धीरे धीरे पूरा विकास क्रम हुआ और इसी तरीके से भूवैज्ञानिक समय सारणी तैयार हुई, जो कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम या फिर जो आपका जियोलॉजिक टाइम टेबल के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। और एमपी से भी इसका अच्छा खासा रिलेट है, क्योंकि एमपी में जो विंध्याचल पर्वत का विकास हुआ, गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो उसमें वो भी एमपी का पार्ट है। और काली मिट्टी का निर्माण, तो क्रिटेशियस युग में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और जो नर्मदा ताप्ती का जो जलोढ़ का जो निक्षेप जो था, ये वाला पार्ट जो था, तो वो भी इसी सब काल की देन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यान, फिर गोंडवाना, और फिर उसके बाद तो नर्मदा ताप्ती के जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से जलखंड स्थलखंड का निर्माण हुआ, जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे वनस्पतियों का निर्माण हुआ और आज की स्थिति निर्मित हुई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो यूनिट 10 है उसमें पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधा इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बन सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी 3 नंबर में, सुपरनोवा तारों की उत्पत्ति पूछ सकते हैं, आद्य महाकल्प पूछ सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन पूछ सकते हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक पूछ सकते हैं। आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन 3 नंबर में, कैम्ब्रियन 3 नंबर में, कार्बोनिफेरस इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। और उसके बाद में ट्रियासिक इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, जुरासिक इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, क्रिटेशियस पूछ सकते हैं। और ये फिर पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन सब 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसका अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई जो जैसे ये जो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था, तो उसके विभाजन की टिप्पणी कीजिए, गोंडवाना लैंड के विभाजन की टिप्पणी कीजिए, या फिर विंध्याचल पर्वत का विकास हुआ तो उस घटना को समझाइए। तो उसको पूरा रिलेट करना है हमें महाकल्प से, कल्प से, और इस समय पर जो बड़ी घटनाएं हुई है उनसे कनेक्ट करके इसको जोड़ना है। इसके बाद में 200 शब्दों में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई भूवैज्ञानिक समय सारणी का क्या महत्व है, भूवैज्ञानिक समय सारणी की क्या उपयोगिता है, और उसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय कौन कौन सी बड़ी घटनाएं मतलब इसके द्वारा हमें पता चलती हैं। तो इस समय पर तो बहुत जो कई सारे पर्वत, कई जीव जंतु, मानव, इसका उदाहरण देकर हम इसको समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यही जो भूगर्भ शास्त्र है, तो उसमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है तो वो किस तरीके से निर्मित हुई। ठीक है, धन्यवाद।